इतनी गर्मी में दीदी की शादी समझ में नहीं आ रहा। शादी में कोट बनाऊं या फिर बनियान में ही शादी निपटा लूं? अरे भाई, कपड़ों की बात नहीं है, बात तो इस छोटे से घर की है जो इतना छोटा सा है, ऊपर से पूरा बंद है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, इतने छोटे से घर में हम 2 फैमिली एडजस्ट नहीं होती, मेहमान कहाँ रुकेंगे। हाँ यार, ये तो सोचने वाली बात है। तभी वहां से घर के सबसे बड़े रोहन खुराना जी गुजरते हैं। उनके चेहरे पर राज और लीजा की बातें सुनकर चिंता के भाव आ जाते हैं। वो सीधा ड्राइंग रूम में आते हैं, जहां सोहन जी, उनके छोटे भाई और उनकी बड़ी बहन गायत्री जी बैठी होती हैं। क्या हुआ भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अभी राज और लीजा हमारे छोटे घर को लेकर बात कर रहे थे। बोल रहे थे इतना छोटा घर है, मेहमान इतने छोटे घर में कैसे आएंगे, और आ भी गए तो गर्मी से हाल बेहाल हो जाएगा सबका। बच्चे ठीक ही तो कह रहे रोहन, वैसे बुरा मानने वाली बात तो है नहीं। तुम्हारी शादी को पूरे 27 साल हो गए, सोहन की शादी को भी 24 साल हो गए। तुम दोनों के बच्चे भी जवान हो गए, जिनमें से एक की शादी है। बेटी की शादी का दिन आ गया, आज तक तुमसे एक घर नहीं लिया गया। जो घर पिताजी छोड़कर गए थे, आज तक उसी में टिके हुए हो। आखिर इतने सालों में तुमने क्या कर दिखाया? ये सुनकर सोहन और रोहन दोनों ही चुप हो गए। अपने दोनों भाइयों को चुप देखकर गायत्री जी ने फिर एक तीर छोड़ा। ज्यादा दिन पहले शादी नहीं हुई थी मेरी तुम दोनों से रोहन। भाई, तुमसे 2 साल पहले ही तो शादी हुई थी मेरी, पर मैंने भाभी की तरफ फिजूल खर्ची कभी नहीं की। और तुम्हारे जीजा जी ने भी खूब मेहनत की, रात दिन एक कर दिया। आज देखो, पूरे 400 गज में घर है हमारा, और पूरा घर एयर कंडीशन। आखिर मेहनत और समझदारी भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? खुराना परिवार की ये 3 चिराग थे, जिसमें गायत्री सबसे बड़ी थी। उनके छोटे रोहन खुराना थे और सबसे छोटे सोहन खुराना। सोहन और रोहन दोनों एक ही छोटे से घर में अपनी अपनी फैमिली के साथ रहते थे। और अगले हफ्ते रोहन की बेटी दिव्या की शादी थी, और यही बात सोहन के बेटे राज और रोहन की बेटी लीजा को परेशान कर रही थी। दोनों भाइयों को ऐसे चुप देखकर गायत्री जी ने कहा, अब सोचने से कुछ नहीं होगा, 1 हफ्ता रह गया है शादी में, कल से फंक्शन भी शुरू होने वाले हैं। एक काम करो, शादी मेरे घर से कर लो, सारे मेहमान भी आ जाएंगे और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और वैसे भी 2 महीने पहले ही मैंने घर पुतवाया है, नया नया है, बिल्कुल शादी के लायक घर लग रहा है। ये सुनकर रोहन जी खुश हो गए। अरे दीदी, आपने तो हमारी मुश्किल आसान कर दी। तुम ठीक कह रहे हो, डेकोरेशन वाले को बोल दो कि वो सजावट दीदी के घर में ही करते हैं। मेरे दोनों बेटों की शादी तो पुराने घर में ही हो गई थी, जब से नया घर बना है किसी ने देखा ही नहीं। मेरा महल जैसा घर, जिसमें मैंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। आखिर लोगों को भी तो पता लगे गायत्री चीज क्या है। जहां एक तरफ रोहन और सोहन को ये लग रहा था कि उनकी बहन उनकी मदद करने के लिए ऐसा कर रही है, वो दिल ही दिल अपनी बहन के शुक्रगुजार भी थे। पर गायत्री जी के मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। शाम होते होते गायत्री जी के घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रोहन और सोहन की फैमिली भी गायत्री जी के घर में ही शिफ्ट हो गई। गायत्री जी की 2 बहुओं को जैसे ये बात पता लगी, वो दौड़कर गायत्री जी के पास आई। मम्मी जी, हमने सुना है दिव्या की शादी हमारे इसी घर से होने वाली है। यह जो घर में इतनी डेकोरेशन हो रही है, वो क्या तेरे हलवा पूरी बनाने की खुशी में हो रही है? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। बड़ी बहू को करारा जवाब मिल गया तो छोटी बहू की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। देखते ही देखते मेहंदी का दिन आ गया। गायत्री जी का घर खचाखच भर गया। सना गायत्री जी के पास आई और बोली, मम्मी जी, दुल्हन के बाद मुझे भी मेहंदी लगवानी है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरी भतीजी की शादी है तो मेरी बहू की मेहंदी लगानी तो बनती है। अच्छा सुन, छोटी बहू उमा को भी बुला लो, दोनों साथ में लगवा लेना। जी मम्मी जी, बस अभी बुलाकर लाई उमा को। सना जैसी उमा को बुलाने के लिए आगे बढ़ी, तभी एक बुढ़िया निर्मला वहां आई और जोर जोर से आवाज लगाते हुए बोली, गायत्री, ओ गायत्री। क्या हुआ काकी? बेटा, सर में बड़ा तेज दर्द हो रहा है, जरा 1 कप चाय तो बनवा दो बहू से कहकर। सना, मेहंदी बाद में लगवाना, अभी काकी के लिए 1 कप चाय बना दो। जी मम्मी जी, अभी बनाकर लाती हूँ।
कुछ ही देर में सना एक कप काकी के लिए चाय बनाकर ले आई। काकी के लिए चाय बनाकर ले आई। जीती रहो बेटी, जितनी घर में भीड़ होती है मुझे तो चाय पीने में उतना ही मजा आता है। अगर एक दिन में 6 चाय ना पीऊं तो मेरे तो सर में दर्द हो जाता है। सना जाओ, अब तुम भी मेहंदी लगवाओ। उमा कहाँ है? जी मम्मी जी आ गई, बस वो शादी घर में ही है ना, तो घर बड़ा गंदा हो रहा था तो सफाई कर रही थी। अब घर में शादी है और घर इतना बड़ा भी है तो गंदगी भी ज्यादा होगी, कर लेना सफाई। जाओ दोनों मेहंदी लगवा लो। दोनों मेहंदी लगवाने जा रही थी कि वहाँ सोहन आ जाते हैं। अरे काकी, अकेले अकेले चाय पी रही हो? हमें भी पिला दो, सुबह से इतना काम है घर में, मैं तो थक गया हूँ। वो तो बहू ने एक ही कप चाय बनाई थी। कोई बात नहीं दीदी, दोबारा बनवा दो। वो क्या है ना, आपकी भाभी कहीं नहीं दिख रही, वरना मैं उनसे बनवा लेता। बुरा मानने वाली बात तो है नहीं, वैसे काम के समय तो तुम्हारी नहीं रोहन की पत्नी भी गायब हो जाती है। अरे दीदी, बस अब एक कप चाय के लिए कितना सुनाओगी, बनवा दो ना। उमा, जरा सोहन को एक कप चाय बनाकर ला दो। मम्मी जी मुझे मेहंदी लगवानी थी, बाद में मेहंदी वाली चली जाएगी ना। अरे कहीं नहीं जाएगी, तुम फटाफट चाय बना दो, तब तक सना मेहंदी लगवा लेगी। ठीक है मम्मी जी। उमा चाय बनाने किचन में चली जाती है। वो चाय बना रही थी कि तभी वहाँ रोहन की पत्नी राधा आ जाती है। बेटा उमा क्या कर रही है? कुछ नहीं मामी, वो सोहन मामू के लिए चाय बना रही थी। बेटा चाय तो बन गई है, अब एक काम करो, कुकर में थोड़ी सी खिचड़ी भी बना दो। इतने सारे तरह के खाने बने हैं, फिर ये खिचड़ी किस लिए? बेटा मेरी माँ ना बहुत बूढ़ी हो गई है, अब उनसे हैवी खाना पचता नहीं, इसलिए तुमको खिचड़ी का बोल रही हूँ। मम्मी मुझे ना मेहंदी लगवानी है, फिर मेहंदी वाली चली जाएगी। अरे बेटा 2 सीटी में खिचड़ी बन जाती है, और मेहंदी वाली अभी नहीं जाने वाली। अपना घर होता तो अब तक मैं झटपट खुद ही बना लेती, पर तुम्हारे किचन में मेरा हाथ ही नहीं बैठता। कौन सी चीज कहाँ रखी है मुझे कुछ पता नहीं ना। एक मूंग की दाल ढूंढने अगर बैठ गई तो रात तक उसी को ढूंढती रह जाओगी। अब तुम तो इस घर की बहू हो, तुमको तो सारा कुछ पता है कौन सी चीज कहाँ रखी है। ठीक है मामी जी, मैं अभी आपकी माँ के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। उमा पहले सोहन जी को चाय देकर आई, उसके बाद खिचड़ी बनाने में लग गई। उमा बार बार खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। सभी खुशी खुशी घूम रहे थे, एक उमा ही थी जो किचन में कैद हो गई थी। कुछ देर बाद वहाँ सना आई। अरे उमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रही थी। क्या बताऊं भाभी, पहले सोहन मामू को चाय बना कर दी, उसके बाद राधा मामी की माँ के लिए खिचड़ी बनाने लग गई। चलो तुम जल्दी से खिचड़ी बना दो, उसके बाद दोनों साथ में चलेंगे मेहंदी लगवाने। ठीक है भाभी। सना उमा के फ्री होने का इंतजार करने लगी, तभी वहाँ राज आया। भाभी एक हेल्प कर दो ना। क्या हुआ राज, इतना परेशान क्यों? भाभी मेरा कुर्ता तैयार नहीं हुआ मेहंदी वाला, अब कुछ ही देर में मेहंदी में मेरा डांस शो है। अब घर से ये पुराना कुर्ता लेके आया हूँ जिस पर बहुत रिंकल्स आ गए। अब प्रेस कर दो ना प्लीज, आपका बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। लाओ कुर्ता मुझे दो, मैं अभी इसको प्रेस कर देती हूँ। किचन से बाहर खड़ी गायत्री जी ये सब देख रही थी। मैंने तो सोचा था 4 लोग घर में आएंगे, मेरा महल जैसा घर देखेंगे तो मेरे वाह वाह करेंगे। इन लोगों ने तो मेरी बहुओं को ही नौकरानी बनाकर रख दिया। फिर उनकी नजर बर्तनों से भरी सिंक पर गई। गायत्री जी किचन में आई। सना, उमा, तुमने आज बर्तन नहीं धोए क्या? धोए तो थे मम्मी जी, फिर से इतने हो गए। सारा खाना तो बाहर के साइड बन रहा है और खाया भी वहीं जा रहा है, फिर ये इतने बर्तन किचन में कहाँ से आ गए? मम्मी जी, लोग किचन के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं और बर्तन गंदे होने पर कोई धोता भी नहीं है। वो रायपुर वाली आंटी, उनके 4 बच्चे हैं, उनके बच्चे कभी मैगी बनवा के खा रहे हैं, कभी पास्ता। 2 घंटे से यही सब उनके लिए बना रही थी। सच बोलूं तो अब बर्तन धो धोकर कमर दुखने लगी है। चल अब तो धो ले बर्तन, आगे से कोई गंदे करे तो मुझे बताना। रहने दीजिए ना मम्मी जी, शादी का घर है, किसी ने सुन लिया तो लोग क्या सोचेंगे? बस यही सोचकर तो चुप हूँ। कहने के लिए शादी मेरी भतीजी की है और कोई सी भाभी किचन में नजर नहीं आ रही। मम्मी जी, जिसका घर होता है ना, काम उसी को करना पड़ता है, अब क्या कर सकते हैं? अरे अभी तो शादी को 2 दिन बाकी है,
ऐसे ही चलता रहा तो मेरे किचन में राशन भी नहीं बचेगा। अरे बुआ जी, ये बातें तो आपकी बाद में हो जाएगी। आप भाभी को मेरे कपड़े तो प्रेस करने दो। तेरी माँ कहाँ गई जो अब प्रेस भी मेरी बहू करेगी? वो सब दीदी के पास है। फंक्शन शुरू हो गया ना, आप लोग भी जल्दी जल्दी चलो। गायत्री बड़बड़ाती रही और सना राज का कुर्ता प्रेस करने चली गई। कुछ ही देर में राधा की माँ की खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गई। सना ने राज को कुर्ता दिया और खुद उमा के पास किचन में आई। उमा, हो गया तुम्हारा काम? हाँ भाभी। अब इससे पहले कि कोई और आकर हमसे काम करवाए, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हाँ भाभी, फंक्शन भी तो खत्म होने वाला होगा। हाँ, बहुत देर से चल रहा है। अगर हमें कोई मेहंदी वाली नहीं मिली तो हमें ये शादी बिना मेहंदी के ही करनी पड़ेगी। वो दोनों किचन से निकलकर बाहर आई, तभी निर्मला झांकते हुए आती है। तुम दोनों किचन में इतने सारे बर्तन छोड़कर कहाँ जा रही हो? काकी, वो मेहंदी का फंक्शन है ना, बस वहीं जा रहे हैं। किचन में इतने बर्तन छोड़कर तुम फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो? तुम्हारा कोई कहने सुनने वाला भी है या नहीं? तुमको पता है किचन में बिना धुले बर्तन छोड़ने से कितना बड़ा अपशगुन हो जाता है? काकी, हमने कब मना किया कि हम बर्तन नहीं धोएंगे? बस एक बार मेहंदी लगवा ले, इसके बाद हम ही सारा काम करेंगे। और कौन करेगा? मेहंदी का फंक्शन कौन सा तुम्हारा है जो इतनी सीरियस हो रही हो? जितनी देर से बातें बना रही हो उतनी देर में तो बर्तन धुल भी जाते। इतना बोलकर उन्होंने पान का पिचकारा किचन के सामने वाली दीवार पे मारा। दीवार खून की तरह लाल हो गई। काकी, ये आपने क्या किया? हमने अभी अभी अपना घर पेंट करवाया है। अब तुम्हारे घर में थूकने का कुछ है नहीं तो मैं क्या करती? मुंह में भर के पिक बाहर तक ले जाती क्या? और जब मुंह में पिक हो ना तो बोलने में बड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए थूकना पड़ा। उनकी ये बात सुनकर उमा और सना को ऐसा लगा जैसे वो अभी के अभी उल्टी कर देंगी। उनका जी मलिन होने लगा। गायत्री जी अभी भी खिड़की से ये सब देख रही थी। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। वो किचन में आई और अपनी बहुओं से बोली, तुम दोनों में से एक किचन के बर्तन धो लो और दूसरी ये पान की पिक को पानी डालकर धो लो। तब तक मैं काके को जहाँ फंक्शन हो रहा है वहां लेके जाती हूँ। निर्मला गायत्री के साथ जाते हुए बोली, जब तक वापस आऊं मेरे लिए कप चाय बनाकर तैयार रखना। उमा और सना की हिम्मत अब जवाब देगी। दोनों ने जल्दी जल्दी मिलकर सारा काम निपटाया और मेहंदी फंक्शन की तरफ चली गई। वहां आकर उन्होंने देखा सब मेहमान जा चुके थे, बस घर के ही लोग थे। भाभी, मेहंदी वाली तो दूर, अब तो कोई रौनक भी नहीं बची यहाँ। सना ने कुछ नहीं कहा और सर झुका लिया। उसकी खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही थी। वो दोनों ही अपने अपने कमरों की तरफ चल दी और रूम में जाकर आराम करने लगी। कुछ देर बाद उमा का दरवाजा खोला और दिव्या अंदर आई। भाभी, सो गई थी क्या आप? नहीं, बस सोने वाली थी। भाभी, बुरा न मानो तो क्या आप मेरा काम कर दोगी? बोलो, क्या काम है तुमको? भाभी, मेरी ना एक दोस्त आई है जो दिल्ली से है। अब जब से वो यहाँ आई उसने कुछ खाया ही नहीं क्योंकि वो डाइट पे है। आप मेरी फ्रेंड के लिए कुछ डाइट वाला बना दोगी क्या? आप तो जानती हो मेरी मम्मी और चाची में से किसी को भी डाइट वाला खाना बनाना आता नहीं और लीसा तो किचन में जाती नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी फ्रेंड के लिए अभी कुछ बना देती हूँ। उमा रात के 11 बजे फिर से किचन में जा पहुंची। उधर सना गहरी नींद में सोई थी। तभी राधा 6-7 लोगों को लेकर सना के कमरे में आई और सना को जबरदस्ती उठाते हुए बोली, अभी से सो गई? अभी तो 11 ही बजे हैं। शादी वाला घर है, घर में मेहमानों को बैठने की जगह नहीं मिल रही और तुम बेड पे फैल कर सो रही हो। मामी जी, इतना बड़ा घर है हमारा, आप कह रही हो घर में सोने की जगह नहीं है, ये कैसे हो सकता है? इतने लोग आए हैं, हाउसफुल हो गया। फिर क्या था, राधा ने एक के बाद एक को बेड पे धकेल दिया। सना खिसकती रही और बाकी के मेहमानों को जगह मिलती रही। आखिरकार सना उठकर सोफे पर बैठ गई। पूरा दिन इतना थक गई हूँ, सोचा था जी भर के आराम करूंगी, कमर सीधी तक नहीं हो रही, पर अब तो चांस ही नहीं कि सोने की जगह मिले। जैसे तैसे रात बीत गई। न गायत्री को सोने की जगह मिली, न उसकी दोनों बहुओं को। अगले दिन शादी थी और सुबह होते ही फिर से चाय का भंडारा शुरू हो गया।
सना और उमा किचन में खड़ी कानाफूसी कर रही थी। कल रात में एक पल के लिए नहीं सोई, और जिस दिन मेरी नींद पूरी नहीं होती ना, पूरा दिन मुझे सर दर्द होता है। मेरा भी यही हाल है भाभी। कमरे में न जाने इतने लोग कहाँ से आ गए। अरे आजकल तो मॉडर्न जमाना है, लोग शादी के मंडप में आते हैं और वहीं से विदा हो जाते हैं। पता नहीं ये कैसे लोग हैं जो हफ्ता भर पहले ही आकर जम गए। वो मॉडर्न लोग तो न जाने कितने खुशकिस्मत लोगों की जिंदगी में होते होंगे। यहाँ तो आज भी पुराने जमाने की तरह शादी होती है। जब तक मेहमान 3-4 दिन पहले आकर ढोल न बजाए, तब तक शादी की लोग रौनक नहीं समझते। आप ठीक कह रही हो भाभी, पर इस शादी में तो हमारी हालत दुबली हो गई। क्या जरूरत थी मम्मी जी को अपना शो ऑफ करने की। अरे मम्मी जी को भी कहाँ पता था ये सब होने वाला है, वरना वो ये शादी कभी घर से ना होने देती। उमा और सना पूरा टाइम काम करती रही और बेचारी किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं पाई। आखिर दिव्या की शादी हो ही गई। शादी पूरी होने के बाद दोनों बहू और गायत्री इकट्ठा बैठी चाय पी रही थी। कितने दिन के बाद अपने छोटे से परिवार के साथ बैठकर चाय पी रही हूँ। शादी में तो अगर एक कप चाय पीने का मन भी होता ना, पूरे खानदान के लिए चाय बनवानी पड़ती थी एक कप चाय पीने के लिए। ठीक कह रही हो आप मम्मी जी। आज घर में ना बड़ा सुकून है। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले ने नई जिंदगी दी हो। मम्मी जी, मैंने तो इस शादी में इतने बर्तन और सफाई किए ना, मुझे तो ऐसा लगने लगा था मैं पागल हो जाऊंगी। चलो भाई, जो होना था हो गया। वो तीनों बात कर रही थी, तभी गायत्री जी का फोन वाइब्रेट करने लगा। हेलो मीनाक्षी बहन, कैसी हो? ठीक हूँ गायत्री बहन, एक काम था तुमसे। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। अब तुमको तो पता ही है हमारा घर कितना छोटा है। रोहन भाई बता रहे थे उनकी बेटी की शादी आपके घर में बड़े ही सुकून से हो गई। मीनाक्षी की बातें सुनकर दोनों बहुओं ने अपना सर पकड़ लिया। मीनाक्षी बहन, वो क्या है ना, अगले महीने हम मनाली जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियां मनाने। इतना बोलकर गायत्री जी ने फोन कट कर दिया और तीनों सास बहू जोर जोर से हंसने लगी। मिश्रा परिवार एक सीधा साधा परिवार था। ना कोई ज्यादा तामझाम, ना खाने पीने में ज्यादा नखरे। रमा सबके हिसाब से प्यार से खाना बनाती थी और सब शांति से खा लेते थे। रोज की तरह आज भी सुबह रमा सबके लिए नाश्ता बना रही थी। पराठा बनाते हुए रमा ने कुणाल को आवाज दी। कुणाल, नाश्ता बन गया है बेटा, आकर ले जा। मुझसे बार बार आकर थाली नहीं पकड़ाई जाती, अब घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मम्मी, मैं ले लेता हूँ, फिर मुझे कॉलेज भी निकलना है। क्या बनाया आज नाश्ते में? आलू की सूखी सब्जी और पराठे बनाए हैं। दही भी रखी है फ्रिज में, जिसे लेना है ले सकता है। ठीक है मम्मी, नाश्ते में और क्या चाहिए? मुझे बस एक पराठा दे दीजिए। अरे एक से क्या होगा बेटा? नहीं मम्मी, नाश्ते में ज्यादा खाने से ना मुझे कॉलेज में नींद आ जाएगी, बस एक पराठा काफी है। तभी आलोक भी तैयार होकर आता है। मम्मी जल्दी से नाश्ता दो, ऑफिस के लिए निकलना है। मुझे तो दही के साथ नाश्ता दे दो। 2 पराठे रख दिए तेरी थाली में और दही भी है साथ में। परफेक्ट। मम्मी रात की मिक्स वेज है क्या? हाँ बेटिया, वही फ्रिज में रखिए, थोड़ा गर्म करके दूं? हाँ मम्मी, थोड़ा गर्म कर दो बस, मैं तो उसी के साथ नाश्ता कर लूंगी। मुझे भी ना एक पराठे से ज्यादा मत देना। ठीक है बेटा। सुनिए जी, आपका नाश्ता भी लगा दूं क्या? तुम पहले बच्चों को नाश्ता करा दो, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को ऑफिस, उन्हें देर हो जाएगी। फिर मेरे लिए बस छाछ बना देना, मैं नाश्ते में बस छाछ पीऊंगा। सुबह सुबह तुम्हारे ऊपर भी काम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही हो जाता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना ही नाश्ता बनाती हूँ मैं, सब 1-2 पराठे से ज्यादा खाते ही नहीं। पर बस अब उम्र हो गई है तो थोड़ा जल्दी थक जाती हूँ। कम बैक थी, ये घुटनों के दर्द ने तो जान ही ले रखी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आलोक की शादी के बारे में सोचा जाए। एक बहू आ जाएगी घर में तो तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, और फिर आलोक की उम्र भी हो गई है शादी के लायक। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। अब आलोक की शादी कर ही देनी चाहिए। क्यों आलोक बेटा, क्या राय है तुम्हारी? मम्मी जैसे आप दोनों की मर्जी, आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। भैया कोई नजर में हो तो बता दो, शर्माओ मत। तो बिना कुणाल कुछ भी बोलता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी पापा मेरे लिए जिसे भी पसंद करेंगे वो मेरे लिए सही होगी।
शाबाश बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। एक रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, मेरे दोस्त के भाई की बेटी है। जैसा उसका रूप है वैसा ही उसका गुण भी है, बहुत संस्कारी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें और क्या चाहिए। लड़की ऐसी हो जो घर में छोटे बड़ों का सम्मान करे, घर में आए मेहमानों का आदर सत्कार करे और घर की जिम्मेदारियां उठा ले। हाँ मम्मी, भाभी तो ऐसी होनी चाहिए जो भाभी कम सहेली बन जाए। अरे सिया बिल्कुल वैसी ही लड़की है। मैं आज ही उनके घर वालों से बात करके उन्हें घर बुला लेता हूँ। अगर ये रिश्ता समझ में आता है तो बस जल्दी ही आलोक और सिया की शादी कर देंगे। अरे नेक काम में देरी कैसे, बुला लीजिए लड़की वालों को कल हमारे घर। फिर क्या था, हरिशंकर ने सिया के घर वालों से बात करके उन्हें घर बुला लिया। आलोक को सिया पसंद आ गई, घर वाले भी सिया से काफी इम्प्रेस थे। कुछ दिन बाद आलोक और सिया की शादी धूमधाम से हो गई और सिया दुल्हन बनकर आलोक के घर आ गई। आज सिया का अपने ससुराल में पहला दिन था। वो तैयार होकर रसोई में गई। रसोई में रमा दूध गर्म कर रही थी। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, बता दीजिए क्या क्या बनाना है। सिया बेटा, पहले रोली चावल से गैस की पूजा करनी है और फिर सबसे पहले मीठा बनाना। जी मम्मी जी, मैं कर लूंगी। अब मीठे में क्या बना दूं? बेटा मीठे में सूजी का हलवा और बाकी नाश्ते में पराठे और सूखी सब्जी बना लेना। ज्यादा पराठे मत बनाना, यहाँ कोई ज्यादा खाता नहीं है। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है और मैं इतना सिंपल नाश्ता बनाऊं, कुछ अच्छा बना लेती हूँ, सबको खाकर अच्छा लगे। ठीक है बेटा, घर तेरा, रसोई तेरी, तेरा जो मन करे बना ले, हम सब खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं कुछ सोचकर अच्छा सा बना लूंगी, आप जाकर आराम कीजिए। रमा रसोई से चली गई। अब सिया ने सबके लिए नाश्ते में छोले और भटूरे बनाए और मीठे में गाजर का हलवा बनाया। नाश्ता तैयार कर सिया ने टेबल पर लगा दिया। सभी लोग नाश्ता करने आ चुके थे। देखे तो आज बहू ने क्या बनाया है। आज मैंने आप सबके लिए छोले भटूरे बनाए हैं और मीठे में गाजर का हलवा बनाया है। अरे वाह भाभी, छोले भटूरे सुन के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। जल्दी से मेरी प्लेट लगा दीजिए। आज का नाश्ता तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल नाश्ता है, मैं तो आज जमकर खाऊंगी। छोले तो वाकई लाजवाब बने हैं और भटूरे तो बिल्कुल फ्लफी है। मुझे और एक दो ना प्लीज सिया। हाँ हाँ लीजिए ना। बेटा मुझे गाजर का हलवा और एक कटोरी और दे देना। अरे ये क्या, सारे भटूरे खत्म हो गए? ऐसे तो तुम सब बस एक पराठा या दो पराठा खाते हो और अब देखो 4-4 भटूरे खा लिए तुमने, फिर भी तुम्हारी भूख खत्म नहीं हुई। सिया बेटा, थोड़े भटूरे और बना ला बेटा, और उसके साथ ना थोड़ी हरी मिर्च भी तल कर ले आना। भटूरे के साथ हरी मिर्च अच्छी लगती है। अब सिया रसोई में गई और फिर से ढेर सारे भटूरे बनाकर ले आई और सबने सिया के खाने की तारीफ करते हुए सारे भटूरे चट कर दिए। सिया के लिए अब नाश्ते में सिर्फ एक भटूरा और थोड़े से छोले बचे थे। सबके जाने के बाद सिया ने नाश्ता किया। अपने खाने की इतनी तारीफ सुनकर सिया बड़ी खुश थी। अब सिया ऐसे ही कुछ कुछ नया बनाने लगी सबके लिए और उसके ससुराल वाले मजे लेकर खाते। अब वे स्वाद में पहले से ज्यादा ही खाना खाने लगे थे। ऐसे ही एक दिन श्रेया दरवाजे से ही आवाज देते हुए घर आई। मम्मी पापा भैया भाभी जल्दी आइए, आप सबको एक गुड न्यूज देनी है। अरे श्रेया, ऐसा भी क्या हो गया जो तूने पूरा घर सर पर उठा लिया है? मम्मी बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगी। एक मिनट, आज तो तेरा रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ कुणाल भैया, आज मेरा रिजल्ट आया है, मैंने पूरे इंदौर में टॉप किया है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। चलिए बता तुझे क्या चाहिए, तू जो बोलेगी मैं ला कर दूंगा। अरे श्रेया बेटा, तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आप लोगों से बहुत कुछ चाहिए, पर बाद में सोच कर बताऊंगी। अच्छा ठीक है, तू सोच कर बताती रहना, पर अभी चल इसी खुशी में रेस्टोरेंट चाइनीज खाकर आते हैं। तुझे चाइनीज बहुत पसंद है ना? हाँ भैया चलिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ सब चलिए, आज रेस्टोरेंट जाकर चाइनीज खाते हैं और पार्टी करते हैं। अरे पर इसके लिए रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत है, मैं आपको घर पर ही चाइनीज बनाकर खिलाती हूँ ना। मैं ऐसा चाइनीज खाना बनाऊं कि रेस्टोरेंट भी फेल हो जाए। आप सब बातें करो, मैं बना कर लाती हूँ। अरे बेटा, फिर तो मजा ही आ जाएगा। घर पर रेस्टोरेंट जैसा खाना मिलने लगे तो रेस्टोरेंट भला कौन ही जाएगा। तू जा,
आराम से बना, हम सब यहीं बैठे हैं। अब सिया रसोई में गई और उसने सबके लिए एकदम चटाकेदार चाइनीज डिशेस बनाई और सबको सर्व किया। सबको सिया के हाथों का चाइनीज बहुत अच्छा लगा। भाभी, आपके सामने तो रेस्टोरेंट भी फेल है, कितना अच्छा खाना बनाती हैं आप। सच्ची भाभी, ऐसा मंचाओ सूप मैंने पहले कभी नहीं चखा, और ये नूडल्स के तो क्या ही कहना। भाभी, आज से रेस्टोरेंट जाना बंद, अब तो जो खाना होगा हम आप ही को कह देंगे। और घर में तो हम जितना मर्जी उतना खा सकते हैं। सिया, नूडल्स और ले आओ ना। आलोक की बात सुनकर सिया हैरान रह गई। उसने मन ही मन कहा, अरे, इतने नूडल्स खाने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। 3-3 कटोरी तो ये लोग मंचाओ सूप पी चुके हैं। आखिर कितना बनाऊं मैं? इनका पेट है कि कुआं। क्या हुआ सिया, खड़ी क्यों? लेकर आओ ना नूडल्स। वो आलोक जी, मैंने बस इतने ही नूडल्स बनाए थे, नूडल्स तो खत्म हो गए। अरे तो बेटा और बना कर ले आ, हम सब यहीं खाने के टेबल पर इंतजार कर लेंगे। जा जल्दी से बना कर ला। हाँ। अब सिया रसोई में गई, उसने फिर से नूडल्स बनाए। सिया की रसोई अब भुक्खड़ों की रसोई बन चुकी थी। अब घर वाले हमेशा कुछ न कुछ सिया से फरमाइश करते रहते थे और सिया बनाते बनाते थक जाती, पर इनका पेट ही नहीं भरता था। कभी कभी तो ये बनते बनते ही आधा खा जाते थे। ऐसे ही एक दिन हरिशंकर ने सिया से कहा, सिया बेटा, बहुत दिन हो गए पाव भाजी नहीं खाई। अब तेरे हाथ की पाव भाजी खाने के बाद बाजार की पाव भाजी अच्छी नहीं लगती। हाँ बेटा, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सबकी छुट्टी भी है, तो एक काम कर, आज पाव भाजी बना ले। मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले तो आप लोगों ने टिक्की और समोसे खाए हैं और अभी पाव भाजी के लिए बोल रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, छुट्टी वाले दिन खाते पीते रहना चाहिए। तो जब तक बनाएगी तब तक टिक्की समोसे हजम भी हो जाएंगे। जाकर पाव भाजी बना ले। हाँ बेटा। सिया अब अपने भुक्खड़ ससुराल वालों से परेशान हो चुकी थी, पर वो बेचारी करती भी क्या, ये आदत तो उसने खुद ही लगाई थी। रसोई में गई और पाव भाजी बनाने लगी। भाजी की खुशबू से पूरा घर महक उठा। तभी आलोक रसोई में आया और उसने सिया से कहा, सिया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे घर में आ रही है पाव भाजी की खुशबू। मैं तो इस खुशबू के पीछे पीछे खिंचा चला आया। बस थोड़ा सब्र रखिए, बनी जाएगी, फिर मैं लाती हूँ टेबल पर, साथ में बैठकर खाइएगा। अरे सिया, टेबल पर सबके साथ बैठकर तो खाते रहेंगे। तुम मुझे थोड़ी सी भाजी अभी टेस्ट करने के लिए दे दो ना, मैं तुम्हें टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसी बनी है। कोई जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया है, भाजी अच्छी बनी है, नमक भी ठीक है। आप अभी हाथ मत लगाइएगा, बाहर टेबल पर लाऊंगी ना, तब सबके साथ बैठकर खा लेना। अरे क्या यार सिया, अपने पति को किसी चीज के लिए मना किया जाता है क्या? पति को खुश रखना पत्नी का धर्म होता है। अब ना ज्यादा डायलॉगबाजी करने की जरूरत नहीं है, मुझे सारे धर्म पता है, मुझे मत सिखाइए। अच्छा, थोड़ी सी चखा दो, नहीं तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं और मेरी बकबक से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, देती हूँ, ये लीजिए आपकी भाजी। अब जाइए यहाँ से और मुझे काम करने दीजिए। आलोक भाजी लेकर चला गया। तभी रमा की आवाज आई, बेटा पहले मुझे थोड़ी सी भाजी चखा दे, इस खुशबू से तो मुंह में पानी आ रहा है। अब सिया ने रमा को भी भाजी चखाई। ऐसे ही भाजी बनने से पहले ही आधा परिवार भाजी खा चुका था। फिर सब टेबल पर आए। सिया ने सबको पाव भाजी खाने को दी। सबने जमकर पाव भाजी खाई। अब सिया बनाते बनाते पूरी तरह थक चुकी थी। वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई। तभी उसकी सहेली गुंजन का फोन आया। हेलो सिया, कैसी है? मैं ठीक हूँ गुंजन, तू बता, तू कैसी है? अरे यार, शादी के बाद तो तू जैसे गायब ही होगी, ना फोन करती है ना ही कभी मिलती है। मैं तो अंकल आंटी के पास भी गई थी, उन्होंने कहा तू आजकल वहां भी नहीं आती। अरे गुंजन, अब क्या ही बताऊं तुझे, मेरा सारा दिन रसोई में निकल जाता है, वक्त ही नहीं मिलता किसी से बात करूं, मिलूं। ऐसा भी क्या बनाती रहती है तू सारा दिन रसोई में? अरे दाल चावल रोटी सब्जी तो बनाती होगी, इसमें कितनी देर लगती है? और फिर कभी तो मायके जाना चाहिए ना। नहीं यार, जब मैं नई नई इस घर में आई थी तो मुझे शौक था सबको नई नई डिशेस बनाकर खिलाने का, पर अब तो मेरे गले की हड्डी बन चुकी है ये भुक्कड़ों की रसोई। रोज रोज नई नई फरमाइशें होती हैं इनकी, मैं बनाती रहती हूँ पर इनका पेट ही नहीं भरता। अरे इसीलिए ये लोग तुझे मायके भी नहीं जाने देते होंगे। यही बात है।
कहते हैं तुम्हारे चले जाने से हमें इतना टेस्टी खाना बनाकर कौन खिलाएगा। बेटा तूने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, अब इसका हल भी तुझे ही निकालना पड़ेगा। चल अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे मार्केट जाना है। कभी मायके आएगी तो मिलना जरूर। ठीक है, बाय। सिया ने फोन रख दिया और चुपचाप सो गई। अगले दिन सभी हॉल में साथ में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी रमा ने कहा, अरे शगुन से मिले बहुत दिन हो गए, बच्चों की छुट्टी नहीं होती इसलिए उसका आना भी नहीं हो पाता। वो भी हमें बड़ा याद करती है। अरे बार बार कहती है एक बार आप सब लोग मेरे घर आइए, इसी बहाने हमारा नया घर भी देख लेंगे और मिलना भी हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। मैं तो कहती हूँ आज ही चलते हैं हम शगुन के घर दोपहर के खाने पर। हाँ मम्मी ठीक है, मैं शगुन दीदी के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लेती हूँ। ये सही रहेगा, कितने दिन हो गए शगुन दीदी को देखे। श्रेया, बच्चों के लिए चॉकलेट्स भी ले लेना। हाँ, मैं तो शगुन दीदी से शादी पर ही मिली थी। अच्छा है, इसी बहाने उनसे मिलना भी हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलो सब जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, 1 घंटे में हमें यहाँ से निकलना होगा। रमा के कहने पर सभी जल्दी जल्दी तैयार हो गए, फिर शगुन के घर के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर में वे लोग शगुन के घर पहुंच गए। अरे मम्मी पापा, आप लोगों ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। मैं अभी आप लोगों को ही याद कर रही थी। हाँ बेटा, अचानक ही प्लान बना लिया, तुमसे मिले भी तो अरसा हो गया था। आलोक भैया और भाभी भी। भाभी, अब आपसे शादी के बाद अच्छे से मिलना हो रहा है। हाँ दीदी, मैं भी ना बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। कुणाल और श्रेया गिफ्ट और चॉकलेट्स निकालते हैं। दीदी, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट और बच्चों के लिए चॉकलेट्स। अरे वाह, तुम लोग भी कितने प्यारे हो, पर इतना सब लाने की क्या जरूरत थी। चलो सब अंदर आओ, मम्मी जी अंदर है, मिलवाती हूँ। शगुन सभी को अंदर ले गई, जहाँ पुष्पा सोफे पर बैठी थी। नमस्ते जी, आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप सबको देखकर। शगुन आप सबको बहुत याद करती है। नमस्ते बहन जी, हमें भी बहुत खुशी हुई। कैसी तबीयत है आपकी? अब क्या बताऊं, इस बुढ़ापे में कुछ न कुछ लगा रहता है, पर आपकी बेटी मेरी बड़ी सेवा करती है। बहन जी, अब कभी आप हमारे घर पधारिए, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। जरूर जरूर। चलिए पहले आप सब हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लग चुका है। टेबल पर खाना सजा हुआ था, दाल चावल, भिंडी की सब्जी और रोटियां, साथ में अचार और पापड़ भी थे। खाना बहुत ही सिंपल था। हाथ मुंह धोकर सभी खाने के टेबल पर आ चुके थे। शगुन ने सबको खाना सर्व किया। खाना तो बहुत टेस्टी है बहन जी, दाल बहुत अच्छी बनी है। ये सब आपकी बेटी ने ही बनाया है। हम सब सिंपल खाना खाना ही पसंद करते हैं, तो बस वही बनाया है। दीदी के हाथ की भिंडी तो कमाल है। कुणाल, पर तूने तो सिर्फ एक ही रोटी ली है। भिंडी अच्छी बनी है तो एक रोटी और ले ले। नहीं दीदी, एक रोटी काफी है, 1 चम्मच चावल भी तो लिया है। बस बहन जी, मेरा पेट भी भर गया। खाना वाकई बहुत लाजवाब था। आलोक ने भी सिर्फ 2 रोटियां ही खाई। सिया सबकी तरफ देखती है। सब शांति से सीमित मात्रा में खाना खाकर उठ रहे हैं। अब वो अपने मन में सोचती है, ये वही लोग हैं, यही मम्मी जी, पापा जी, कुणाल, आलोक, यहाँ सब 2 रोटी खाकर चुपचाप उठ रहे हैं। जब मैं बनाती हूँ 5-5 रोटियां, 3-3 सब्जियां, एक एक प्लेट में ऐसे भरते हैं जैसे भूखे आकाश से आए हो। हर आधे घंटे में कोई बोलता है, भाभी कुछ मीठा बना दो, छोले बना दो, कुछ क्रिस्पी खिला दो। मैं बनाते बनाते थक जाती हूँ, तब भी किसी का पेट नहीं भरता। सब खाना खाकर उठ चुके थे। सिया चुपचाप बैठकर बस इसी सोच में गुम थी। तभी पुष्पा ने सिया से कहा, क्या बात है बेटा, किस सोच में गुम हो? तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा क्या, या फिर किसी ने कुछ कह दिया कि तुमसे? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैं कुछ और ही सोच रही थी अपने घर को लेकर। बेटा तुम चाहो तो मुझसे कह सकती हो, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकल आए। माँ जी, अब मैं क्या ही बताऊं आपको। घर पर मेरे ससुराल वाले भुक्कड़ों की तरह खाना खाते हैं। हर कोई 5-6 रोटी खा ही लेता है। रोज रोज नई नई फरमाइश, हर आधे 1 घंटे में इन्हें कोई नई डिश चाहिए होती है। मैं तो बना बनाकर थक जाती हूँ। पर यहाँ देखिए, इन्होंने कितने हिसाब से खाना खाया है। सिर्फ 2 रोटी खाकर सबका पेट भर गया। ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा बेटा, ये बताओ, क्या तुम्हारे आने से पहले भी ये सब ऐसा ही करते थे,
क्या ये सब ऐसे ही नए नए आइटम खाया करते थे? पहले तो मैंने देखा नहीं, पर आलोक बता रहे थे घर पर सिंपल खाना ही बनता था और सब वही बड़े चाव से खा लेते थे। बस बेटा, ये आदत तुमने डाल दी इन्हें। तुम जितने आइटम बनाओगी ये उतने ही चटोरे होते जाएंगे। भूख भी बढ़ती जाएगी क्योंकि चटपटा खाना बार बार खाने का मन करता है। इससे उनकी हेल्थ खराब होगी। तो आज मैं क्या करूं? बेटा अब तुम घर जाओ तो एकदम सिंपल खाना बनाना, दाल चावल रोटी, जो सबकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और हाँ, बाजार में ऋतु की 10-12 सब्जियां ही मिलती है, बस उसे ही घुमा फिरा कर बनाते रहना। हर घर में बस यही होना चाहिए, जिसे चटपटा खाना हो वो कभी कभार बाजार जाकर खाए, तो इससे वो सब कम खाएंगे, फिर उनकी हेल्थ भी सही रहेगी और तुम्हारा काम भी आसान होगा। हाँ माँ जी, अब मैं समझी। अब आगे से मैं भी बस यही साधारण खाना बनाऊंगी। अब सिया घर जाकर दाल चावल रोटी सब्जी ही बनाती थी और सबको वही खाना पड़ता था। अब घर के लोग सुधर चुके थे।